हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये स्पेलिंग गलत हो गई भाई, फ्रेंड्स की बताओ। इतनी अभी फ्रेंड्स की स्पेलिंग गलत हो रही है, आगे चल के और क्या क्या गलत हो। तो आज थोड़ा सा ना ये केबीएस का जो पीआरटी का सिलेबस है अभी आया, जब सबको पता ही होगा, मैं क्या बताऊँ। 5 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है फॉर्म फिलिंग। 2022 26 तारीख तक है। 26/12/2022 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मेरे को जहाँ तक लगता है, और अब यूट्यूब चैनल देखोगे ना, मार्च एंड नहीं तो अप्रैल फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरे को लग रहा है। अगर इन लोगों ने लेट नहीं किया तो हमें तैयारी कर लेनी है मार्च में। मार्च 15 तक ना प्रिपरेशन ख़त्म हो जानी चाहिए, मेरे हिसाब से एंड टाइम होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम, एकदम मतलब शॉर्ट जाएंगे, क्रिस्प जाएंगे। मैं लास्ट 5 डेज से, जब से सिलेबस आया ना 2 तारीख से, मैं लास्ट 5 डेज से अभी तक सिलेबस को मैं एनालाइज ही कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने इस सिलेबस को मैच किया है किससे, देखो मतलब सीटेट के सिलेबस से। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सिलेबस से मैंने मैच किया इस चीज़ को। मैंने इसको इग्नू के बीएड के सिलेबस से मैच किया हुआ। मैंने एनआईओएस से भी मैच किया हुआ इस सिलेबस को, कि भाई कहाँ से क्या कंटेंट। तो वो रिसोर्सेस ना, यूट्यूब पे मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से जो ईवीएस है ना, वो मैंने एनसीईआरटी पूरी पढ़ी भी है अभी बैठ करके दोबारा से। पूरी एनसीईआरटी तीनों की 3, 4, 5 लुकिंग अराउंड अस नाम है इस एनसीईआरटी का। इसको मैंने दोबारा से पढ़ा भी है। और इसको पढ़ने के बाद मैंने जो जो 6 थीम्स है ना, उनको भी एनालाइज़ किया कि भाई ये इन थीम्स में से क्या पूछ सकते हैं, क्या आएगा, पेडागोजिकल क्वेश्चन होंगे कि नहीं होंगे। इवन दो उसमें मेंशन नहीं है पेडागोजिकल क्वेश्चन, लेकिन मुझे नहीं लगता आदमी को इतना लाइटली लेना चाहिए। ठीक है, पेडागोजी आप फिर भी आप पढ़ के जाओ। ईवीएस की, मैथ की थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओ, ज़्यादा मत पढ़ के जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओ। मैथ का थोड़ा पढ़ के जाओ, ईवीएस का थोड़ा पढ़ के जाओ, इंग्लिश का, हिंदी का, सबका पेडागोजिकल क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना चाहिए। और 80 नंबर का है, आ भी सकता है, मेरे हिसाब से आना भी चाहिए। भाई पेडागोजी का ही पेपर है ना, एंड ऑफ द डे आप ईवीएस ही तो पढ़ाओगे, इंग्लिश ही तो पढ़ाओगे, हिंदी ही तो पढ़ाओगे, तो ये आना चाहिए। ठीक है। तो विदाउट एनी अड्यू, विदाउट अ फर्दर अड्यू, वी विल मूव टुवर्ड द सिलेबस डिस्कशन। ठीक है। ये हमारे काम का नहीं है। डायरेक्ट आते हैं पेज नंबर 20 पे, इसमें हम लोग का ये क्या नहीं, ये हाँ ये देखो, ठीक है यही है, डायरेक्ट टू टू फॉर। ठीक है, चलो ठीक है। 180 मार्क्स का पेपर है, ये सब आप लोग देख लेना। ठीक है। मैं एक चीज़ बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि एक दिन मैंने कोई यूट्यूब का चैनल देख रहा था, उस बंदे के मतलब यूट्यूब चैनल पे नीचे कमेंट था कि सर ये पीडीएफ मिल नहीं रहा है मेरे को। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप स्टूडेंट हैं आज की डेट में 2022 में, अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सिलेबस नहीं ढूंढ पा रहे हैं ना इंटरनेट पे, आप, वो बोल रहा था कि टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दीजिए सर आप अपने। यार तुम्हें टेलीग्राम इंस्टॉल करना आता है कि केंद्र विद्यालय संगठन की वेबसाइट नहीं खोल सकते हो? अनपढ़ हो क्या एकदम ही? मतलब मेरा, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा ऐसे लोगों को लेके कोई सिंपैथी नहीं है। वो डिजिट भाई, आप आज 2022 में बैठे हो, आपको सारी चीज़ें मालूम है इंटरनेट की, और आप एक, अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो भाई हमें खुद सोचना चाहिए कि हम क्या लायक भी हैं क्या इस नौकरी के, या फिर कोई भी जॉब के, क्या हम लायक भी हैं कि हमें किसी से मांगना पड़ रहा है। मतलब सोचने वाली बात है भाई कि आप अगर आप नोटिफिकेशन मांग रहे हो तो आपने सीटेट भी दिया ही होगा, पता नहीं कैसे सीटेट का फॉर्म भर दिया था आपने। तो मेरे को तो ऐसे लोगों को बहुत वो रहता है कि भाई मतलब सीरियसली, एक 23 23 साल से कम का तो होगा नहीं ना, 23 साल 24 साल का आदमी 2022 में बोल रहा है कि सर टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दीजिए, हम वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई है लोगों को, स्पून फेड होना है सबको, है ना। दिन भर कि हाँ भाई एकदम बना दो, खिला दो, कोचिंग ज्वाइन करा लो, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। तो हम लोग चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो ये सब देख लेना आप, ये सब फालतू चीज़ें ये देख लेना। इंग्लिश 10 नंबर का है, ये मतलब ये कोई चीज़ें मैं डिस्कस करने लायक मैं नहीं समझता ही जरूरी है। हमारा डिस्कशन यहीं से है। 60 नंबर का ये क्या सीन है, ठीक है, 60 मार्क्स का ये सीन क्या है, इसी पे पूरा डिस्कशन है। 15 15 10 10 10 ये मार्किंग स्कीम देख लेना आप, ठीक है। मैं अब आपको बताता हूँ, नेक्स्ट पे चलते हैं, पूरा सिलेबस पे आते हैं। देखो बहुत ही एकदम स्पीड में बता देता हूँ कि 180 मार्क्स का पेपर है, नो नेगेटिव मार्किंग। 3 घंटे का टाइम रहेगा मेरे को लग रहा है, हाँ 3 घंटे का टाइम, 3 आवर का टाइम है। बस एक ना
हेड मास्टर का सिलेबस LDCE वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, ठीक है। और ना उसमें देखना हेड मास्टर का सिलेबस, सेम सिलेबस होता है। सिलेबस जो है ना सेम होता है PRT वाला ही। ये सेम अब पहले ऐसे होता था, और अभी अब मतलब पहले हेड मास्टर का जो होता था ना HM का ऐसे होता था, अब PRT का भी ऐसे ही हो रहा है। देख रहे हो आप किस लेवल में जा रहे हैं लोग, कि जो हेड मास्टर से क्वेश्चन पूछते हैं वही हमसे पूछेंगे। देखो ये तो ठीक है, सबको पता है, ये सब हिंदी हिंदी देख लेना अपना, कंप्यूटर वगैरह 5 नंबर, ये सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। यूट्यूब, ये तो सीधा यूट्यूब से देख लेना, कोई भी चैनल, कुछ भी, कोई भी। मैं अगर यूट्यूब भी छोड़ो ना, अगर मैं बताऊँ यूट्यूब पे भी ना हो ना, कुछ मत करना। SSC का इस साल जो पेपर आएगा ना, SSC का जो पेपर होगा, जब इसका वो आ जाए, पेपर आ जाएगा ना, जब SSC वाला, जितने भी सेट आए होंगे, जितने भी उसके सेट आए होंगे, उसमें जितने कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे, बस उतना ही करना। इसके इसके ऊपर ना इसके नीचे, मैं लिख के दे रहा हूँ, उसके बाहर कभी नहीं आने वाला। आप SSC का पढ़ना मत, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई। देखो जो सब्जेक्ट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं उसको पढ़ो मत। कंप्यूटर कोई पढ़ने की चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अगर वही बात है ना, 2022 में अगर कोई बंदा बोले कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट चलाने नहीं आता है, तो भाई हमें सोचना चाहिए क्या कि हम जस्टिस भी कर पाएंगे क्या जॉब के साथ। अगर कोई मेरे को बोले कि मेरे को बेसिक कंप्यूटर नहीं आता, तो मेरे को तो लगेगा भाई, हो सकता है भाई रिसोर्सेस ना आ रहे हो उस बंदे के पास, ठीक है, समझ में आता है, मतलब ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो वी विल कम टू दिस। ये ना कुछ मत करना है, कंप्यूटर रीजनिंग वीजनिंग देखो ये सब बेसिक है, ये सब तैयार होना चाहिए लोगों का, ये तैयार कर लेना, ये तैयार कर लेना, ये तो होगा ही। जो भी DSSB की तैयारी कर रहा होगा उसका ये दोनों तो तैयार ही होगा मेरे हिसाब से, और मैथ। अब आ जाते हैं असली पॉइंट पे। अब देखो आप, ये एक एक टॉपिक ना, मतलब मैंने तो रट लिया सिलेबस, मैंने तो इतना पढ़ा है कि मैंने रटा हुआ है सिलेबस। अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस, ये सब पढ़ाते कोचिंग स्टूडेंट, ये तो कोई नहीं पढ़ाता है। जैसे मैच्योरेशन है ना, वो एक्सपीरियंस इनटू लर्निंग होता है, लर्निंग इज इक्वल टू मैच्योरेशन इनटू एक्सपीरियंस होता है, हाँ, ठीक है। तो वही जैसे डेवलपमेंट जो होता है, हेरिडिटी इनटू ग्रोथ, जो होता है ना, पता होगा आपको, ग्रोथ इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू डेवलपमेंट, और नेचर वर्सेस नर्चर वाली जो चीज़ें होती है, तो ये तो आपको मालूम ही होंगी। जैसे जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ इज प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ग्रोथ को मैच्योरेशन और लर्निंग का प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट को भी मैच्योरेशन और लर्निंग का प्रोडक्ट कहते हैं। मैच्योरेशन का मतलब होता है ये क्या कहते हैं, हेरिडिटी, लर्निंग का मतलब होता है एक्सपीरियंस। तो ये सब पता ही होगा कहानी आपको। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, अब देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये जो फर्स्ट पार्ट है हम लोग का, ये जो इसमें देखने, ये जो फर्स्ट पार्ट है, जो भी इसमें कहानी लिखी हुई है फर्स्ट पार्ट में, मुझे लगता है कि ये जो 15 मार्क का इसमें लिखा है, 15 मार्क्स का ही आएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ सबको पता है, ये मेरे को लगता है जो भी सीटेड पढ़ के है उसको ग्रोथ ग्रोथ तो पता ही होगा। मैचुरेशन ये शायद ना बताओ, लेकिन ये भी डेवलपमेंट ही है। देखो मैचुरेशन अगर थोड़ा सा बताओ ना, मैंने एक अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है, जिसमें मैंने अटैचमेंट थ्योरी पढ़ाई है, उसमें ना मैचुरेशन पर्सपेक्टिव है एक डेवलपमेंट का, ठीक है। डेवलपमेंट का एक पर्सपेक्टिव, एक थ्योरी है डेवलपमेंट की, मैचुरेशन की। इसमें होता क्या है, इसमें दो थ्योरीज आती हैं। एक तो आती है आपकी आर्नोल्ड जेसल की, ऐसे करके कुछ नाम है उसका, और दूसरी आती है आपकी ये कोल्बी की, कोल्बी और मैरी एंसवर्थ की, ये है क्या नाम है, अटैचमेंट थ्योरी, ठीक है। अटैचमेंट थ्योरी जो आती है, ये दो हैं, अर्नोल्ड केसल और ये मैचुरेशनल व्यू पॉइंट पे लोग बात करते हैं। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ना, अगर आप बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखोगे ना, उसी में आएगा ये मैचुरेशन, और ये यहाँ पे अर्नोल्ड, मतलब ये डेवलपमेंटल टास्क जो है ना, ये इसी थ्योरी का पार्ट है। मैच्योर आर्नोल्ड गेसल्ट की थ्योरी है जो, इसी का, आर्नोल्ड जेसल की जो थ्योरी है इसी का पार्ट है, डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस। डेवलपमेंटल टास्क का मतलब बेसिकली क्या होता है ना, कि एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट, मतलब जो होता है ना, जैसे कि जैसे जो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया, जैसे 6 ईयर के बच्चे को ही फर्स्ट में क्यों जाना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर या फिर क्या क्या आ जाना चाहिए उसके अंदर। 6 साल के बच्चे को तो ये आना चाहिए, तब जा कर के वो फर्स्ट में जाने लायक होता है, ठीक है।
अभी आप NAP 2020 पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा ये क्या बात है, ठीक है। कुछ कुछ उसके बेसिक, तो वही डेवलपमेंटल टास्क, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इसमें सबकी डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड सिम्प्लिकेशन, ठीक है। डेवलपमेंट में डेविएशन देखो दो चीज़ होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे। या तो नेचर में फैक्टर होगा, तो नर्चर में फैक्टर होगा, ठीक है। या तो हेरिडिटी में फैक्टर हो जाएगा, मतलब कि हेरिडिटी में भी हो सकता है और उसके उसमें भी हो सकता है, एनवायरनमेंट में भी हो सकता है, ठीक है। ये सोशलाइजेशन सबको पता है, ये सब पढ़ लेना, ये बेसिक चीज़ें, ये मतलब ये जो है ना 15 मार्क के, मेरे को लगता है फ्री फंड के नंबर हैं, बेसिक है, बहुत बेसिक है। एक ये नया है थोड़ा, एडोलेसेंस, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैंने DSSB में भी देखा है, मैंने पहले भी बताया, एडोलेसेंस से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, DSSB में भी आए थे, मतलब 100 मार्क्स में से 9 क्वेश्चन, 9 to 10 या 12 क्वेश्चन कह सकते हो आप, इससे थे, एडोलेसेंस से। तो ये थोड़ा देख लें, ठीक है। ये जो है ना, आप आपने जहाँ से भी सीटेट का पढ़ाओ, आप वहीं से पढ़ो, ये पार्ट 1 जो है। काफ़ी लोग हैं जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एडोलेसेंस बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, मेरे को नहीं पता कौन पढ़ाता है, एडोलेसेंस बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं। सोशलाइजेशन आपको पढ़ा देंगे, सोशलाइजेशन आपको इसमें पढ़ लोगे आप, ये वाइगोत्स्की की कहानियाँ, ये सब, ठीक है। वाइगोत्स्की, कोलबर्ग की कहानियाँ, ये सब, बाकी कुछ है नहीं इसमें। सोशलाइजेशन आप पढ़ लोगे, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। इसमें वो भी आ जाएगा, यूरी भी आ जाएगा, दो चार हैं इसमें, कुछ कहानी ज़्यादा टफ नहीं है। अब ना ये वाला है थोड़ा सा गेम, ये वाला जो है ना, मैंने, ये तो चलो आप, ये तो जो है ना, मैंने जहाँ तक देखा, ये ना मैंने बीएड किया था, ये बीएड का सिलेबस है ये एग्जैक्टली। मैं आप अगर आप इग्नू का बीएड देखोगे ना, इग्नू का बीएड देखोगे, तो उसमें उसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करके एक है, मैं अभी दिखा भी दूंगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नाम है उसका, या फिर ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, मेरे को लगता है नाम है उस ब्लॉग का, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। इग्नू का वेबसाइट पे जाओगे, या फिर आप सिंपल डालो इग्नू बीएड मटीरियल, आ जाएगा, ठीक है। तो उसी का है ये सारा कहानी, उसमें लिखा हुआ है। जैसे ये तो उसमें लिखा ही है भाई, ये पर्सपेक्टिव लर्निंग, जो लर्निंग की थ्योरीज पढ़ते हैं ना। अब जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में अपनी कहता था कि आप लोगों को ना एक उसमें पढ़ना चाहिए, लर्निंग एज अ होल होने चाहिए, ये नहीं कि आप लोग अलग अलग पढ़ रहे हो। जैसे कॉग्निटिविज्म में जीन पियाजे हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच हो गई, कंस्ट्रक्टिविज्म में आपके, जैसे जीन पियाजे ना, ये दोनों में, ऐसा नहीं है कि कॉग्निटिविज्म में, कंस्ट्रक्टिविज्म में, वो तो खुद तो है ही सब। वो तो जीन पियाजे तो हाईएस्ट लेवल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, उनका तो पूरा फोकस ये है कि बच्चा जो है नॉलेज का एक्टिव कंस्ट्रक्शन करता है, उनका तो पूरा है ही, वो तो है ही कंस्ट्रक्टिविस्ट। बिहेवियरिज्म में हो गया, ये बिहेवियरिज्म में बैंडूरा आएगा, और भी लोग आ जाते हैं, जैसे बैंडूरा आया है, तो आपका बिहेवियर में ट्रायल एंड एरर भी एक तरीके का बिहेवियरिज्म ही होता है। ये सब रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, ये मैं दिखा देता हूँ, मैं ना आपको ये पूरा का पूरा एक एक सिलेबस दिखा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें ना, ये सारा का सारा, अगर आपको सही में अच्छे से पढ़ना है ना, बीएड का इग्नू आप डाउनलोड करो, बीएड का इग्नू मटेरियल, वहाँ से पढ़ो, और कहीं से मत पढ़ो, ये NIOS वगैरह के चक्कर में मत पढ़ो। NIOS ना है तो बहुत अच्छा, देर इज़ नो डाउट इन दैट, पर ना वो लोगों को नहीं लगता है, वो थीम बेस्ड है, वो थीम्स में लिखा गया, समझ रहे हो। आपको ना 100 पेज पढ़ोगे ना, तो इसमें से 2 टॉपिक क्लियर होंगे, इसमें आपने 100-150 पेज पढ़ लिया ना, ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो मेरे को लगता है बेसिक है, आता ही होगा। ये जो डाइवर्सिटी वाला है, इसमें ना एक ही नया मेरे को लगा, वो ये था मेंटल हेल्थ वाला, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड स्टाफ, ये थोड़ा सा अलग चीज़ है। ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग का ना, अगर आप मटेरियल देखो, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये भी ना बीएड की कहानी है, ये भी आप बीएड में देख लोगे, गाइडेंस एंड काउंसलिंग डाउनलोड कर लेना। उसमें ना जाना, डाउनलोड करो पीडीएफ, डायरेक्ट टॉपिक, आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करो, डायरेक्ट टॉपिक सर्च करो उसमें, उसमें ऊपर ऐसे सर्च का ऑप्शन होता है, उसमें जाओ, उसमें डायरेक्ट टॉपिक लो, जैसे यहाँ लिख दो, यहाँ पे मेंटल हेल्थ, डायरेक्ट बस मेंटल हेल्थ आ जाएगा, ठीक है। ये ना, ये जो आप इग्नू वाला बीएड का मटेरियल डाउनलोड करोगे ना, इसी ब्लॉक में ग्रोइंग अप एज अ लर्नर में ये सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं। लीडर्स रिफ्लेक्टिव, मैं अभी दिखा भी दूंगा, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी ये स्कूल डेवलपमेंट प्लान वाला नहीं लिखा है, ये ना, ये थोड़ा नया टॉपिक है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, ये नया टॉपिक है, ये भी ये भी नया टॉपिक है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैंने ये बीएड में पढ़ा हुआ है, ये सब ये बेसिक टॉपिक है, इसको ऐसे ही। अब ये 10 नंबर का है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 20 नंबर है ना, ये सबसे इजी नंबर है इन सब में से, इस 60 में से ये 20 सबसे इजी नंबर है, ये तो आपको पढ़ना ही है।
एम्स ऑफ एजुकेशन आप नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम करके एक है, नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम, ये बीएड का पार्ट है। इसमें आपको मिल जाएगा ये पूरा का पूरा, ये पूरी पूरी कहानी इसमें मिल जाएगी। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना स्कूल करिकुलम गाइडिंग, ये तो NEP 2020 आप डाउनलोड कर सकते हो। आप लिखो बस गूगल पे NEP 2020, हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिखोगे आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे गवर्नमेंट की आ जाएगा, ठीक है। ये भी है, ये भी, ये सब अब देखो आप, ये ना NEP 2020 मैंने पढ़ा, NEP 2020, NEP 2020 मैंने पढ़ा। इसमें मैंने देखा ये 32 पेजेस तक है ये पूरी कहानी, 32 पेज की कहानी है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, फाउंडेशनल लर्निंग एंड फाउंडेशनल लिटरेसी, फाउंडेशनल न्यूमेरेसी, करिकुलम पेडागोजी इन स्कूल्स, होलिस्टिक इंटीग्रेटेड लर्निंग, इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग स्लैश एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसी को कहते हैं, ठीक है। कॉम्पिटेंसी ना, देखो दो चीज़ें होती है लर्निंग में इंपॉर्टेंट, टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं लर्निंग के। लर्निंग एक होता है लर्निंग आउटकम, ठीक है, लर्निंग आउटकम, और एक होता है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी ना लॉन्ग टर्म में होती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म होती है, ये वाइड होती है। जैसे कॉम्पिटेंसी में आप कह सकते हो फ्लुएंसी इन स्पीकिंग टारगेट लैंग्वेज, ठीक, या फिर इसको कह दो फ्लुएंसी इन, या फिर एक काम करो इसको हटाओ, फ्लुएंसी हटाओ, मैनर्स ऑफ ग्रीटिंग, ठीक है। EVS का ये पार्ट है, ठीक है, जो थीम 1 है EVS की, फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स वाला, उसका पार्ट है, ठीक है, नेम्स एंड ग्रीटिंग्स। तो जो लर्निंग आउटकम, ये हो गया कॉम्पिटेंसी के, भाई ने मतलब मैनर्स और ग्रीटिंग होनी चाहिए कि बच्चे को ग्रीट करना आना चाहिए, उसको बड़ा कौन है छोटा कौन है, कैसे बात करना है, उसको कैसे नहीं बात करना है। तो वो जैसे मैंने अभी अभी मेरे दीदी की लड़की आई हुई थी, तो उसने बोला कि, वो मेरी एक नानी है, तो उनको बोलती है, वो परेशान हो गई थी शायद उनसे, तो नानी को बोलती है इसको चुप करो ना, इसको चुप करो। देखो, और ये 4 साल की, ये 4 साल की, देखो मैंने बोला उसी टाइम दीदी से कि दादी दिस इज़ नॉट राइट, मैंने उनको बताया कि दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट द मैनर्स टू स्पीक। अगर ये आज की डेट में वैल्यूज़ नहीं है ना, वैल्यूड, आपको पता है यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जब आप NEP 2020 पढ़ोगे तो उसमें ना वैल्यू एजुकेशन को लेकर के एक बात कही गई है, और वैल्यू जो NCF में एक्चुअली कहा गया है, NCF 2005 में ये बहुत कहा गया है, या फिर जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर 2022 आया है, सितंबर में आया भी, इसमें भी ये बात कही गई कि वैल्यूज़ को इंटीग्रेटिवली पढ़ाना है, और वैल्यूज़ का डेवलपमेंट बहुत अर्ली एज में हो जाता है। आपने पढ़ा ही होगा, वैल्यूज़ का डेवलपमेंट बहुत अर्ली एज में हो जाता है, सोशलाइजेशन जो होता है ना, उसी में मतलब वहीं वैल्यूज़ डेवलप हो जाती हैं, सोशलाइज, और एक बार जो वैल्यूज़ डेवलप हो जाती है ना, इनिशियल वैल्यूज़ होती है, इनको फिर वापस करेक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले, जो लोग वीडियो देखेंगे उनको पता रहेगा कि अटैचमेंट थ्योरी और ये सब मैंने बताया, उसमें बताया कि भाई अटैचमेंट थ्योरी का पूरे लाइफ में इम्प्लीकेशन होता है। ऐसा नहीं होता है कि अटैचमेंट उसी टाइम पे नहीं है तो बाद में, पूरे लाइफ भर इम्प्लीकेशन रहेगा उसके अंदर। गिल्ट जो भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसके बाद से। तो वैसे ही ना, ये तो मैंने बताया उनको कि आपको ऐसे करना चाहिए। तो ये ना मैनर्स और ग्रीटिंग एक लर्निंग आउटकम हो, ये वो हो गया कॉम्पिटेंसी। इसका लर्निंग आउटकम क्या होगा ना, अब ये मैनर्स और ग्रीटिंग एक दिन में तो अचीव हो नहीं जाएगा, ये एक दिन में तो होगा नहीं, इसमें समय लगेगा, जैसे 1 साल 1.5 साल 2 साल लगेगा, तब जाके बच्चे को ना एक एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आएगी कि कैसे सबको, मतलब जो भी ग्रीटिंग्स होते हैं, जैसे नमस्ते कैसे बोलते हैं, पाँव कब छूना है, किसका पाँव छूना है, कैसे पाँव छुआ जाता है, तो वही जो मतलब वही वो उसको समझ में आएगा कौन बड़ा है, बड़े को क्यों ऐसे बोलना चाहिए वैसे बोलना चाहिए, समझ में आएगा उसको। लेकिन ये एक दिन में तो इसको ना छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, इसी को लर्निंग आउटकम कहते हैं। जैसे मान के चलो बच्चे को हम लोगों ने पोएम सुनाई, पोएम में हमने बताया कि बच्चा सुबह आएगा और मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग बोलेगा। मैंने एक बताया कि मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, देखो ये कि मैनर है, ठीक है, इस पोएम। तो एक ही छोटा सा पार्ट हुआ ये मैनर का, छोटा सा वैल्यू है इसके अंदर कि मम्मी पापा को सुबह सुबह उठ के ग्रीट किया उसने, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ऐसे करते करते वो कितने सारे माइलस्टोन्स इकट्ठा करता जाएगा। जब ये सारे हो जाएंगे ना, तब हो सकता है ये वाला लेवल उसका आ जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी ये सब देख लेना,
थोड़ा बहुत ये हमें देखते रहना चाहिए। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे। ये और नीचे ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक। देखो भाई, बहुत लोग ना, मैं देख रहा हूँ ये बात बहुत मिस कर रहे हैं, अप टू 12th वाली बातें। मुझे नहीं लगता ये मिस करना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी लेवल जो है ना, सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है 9 to 12, ठीक है, 9 to 12। आप लोग ना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के बात करो। आप हिंदी इंग्लिश भी देखोगे ना, ये सीटेट में ना एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है सिलेबस। सीटेट का सिलेबस ना, हम लोग सिलेबस पता नहीं डाउनलोड ही नहीं करते, पता नहीं ये कल्चर ही नहीं है। यूपीएससी में आप जाओगे ना, ये लोग यूपीएससी की तैयारी करने चले हैं ना, फर्स्ट डे फेल हो जाएंगे। फेल है आप सिलेबस डाउनलोड नहीं करना, आप सिलेबस नहीं देख रहे, आप सिलेबस को लाइटली लेते हैं, आपको पता ही नहीं सिलेबस डाउनलोड कहाँ से होता है। यूपीएससी में भी बहुत सारे लोग हैं सिलेबस खरीद लेते हैं 30 रुपये का बाहर से। 30 रुपये का मिलता है वहीं करोल बाग में, वहीं से जाके सिलेबस खरीद। अरे भाई, सिलेबस डाउनलोड करो, लिखो, उसको समझो, अपने हिसाब से लिखो। मैंने सिलेबस यूपीएससी मैं पहले प्रिपेयर करता था, मैंने छोड़ दिया। तो छोड़ क्या दिया, पोस्टपोन कर दिया। तो मतलब मैंने ना सिलेबस को हाथ से लिखा है अपने, ठीक है, हैंड रिटन है मेरा सिलेबस, और मैंने उसको अपने हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। जैसे मैंने ऐसे नहीं लिखा GS1 में ये है, GS2 में ये है, ऐसे नहीं लिखा मैंने। मैंने ये देखा है कि GS1 GS2 में ये टॉपिक कॉमन है, उन सारे टॉपिक्स को मैंने लिखा हुआ है, उन टॉपिक से कैसे ये रिलेटेड है, कैसे ये रिलेटेड। मेरा सिलेबस आप देखोगे, एक चार्ट पेपर पे लिखा है मैंने सिलेबस पूरा। तो उससे ना मैं जब देखता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने एक टॉपिक पढ़ा ना, अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे मान के चलो प्रेशर ग्रुप मैंने पढ़ा। प्रेशर ग्रुप ना, जरूरी थोड़ी है कि प्रेशर ग्रुप सिर्फ पॉलिटिक्स में होता है। प्रेशर ग्रुप ट्रेड यूनियन के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, ट्रेड यूनियन में भी हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक्स पे हो सकता है। ट्रेड यूनियन में कौन सी इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग में होता है प्रेशर, ये तुम्हारा यूनियन। आईटी सेक्टर में यूनियन नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में लेबर यूनियंस होते हैं। कि कैसे इम्पैक्ट करते हैं भाई, ये देख रहे हो, पूरा नेक्सस है, तब जा करके ये दोनों चीज़ों इम्पैक्ट करेंगी, ठीक है। तो छोड़ो, इररिलेवेंट बात होगी थोड़ी सी। बाकी ये जो है, इसमें देखो मनी बहुत ध्यान से देखो, मेजरमेंट, लेंथ, ये सब ना मेरे को लगता है कि आप लोगों को ना ये भी पढ़ के, जैसे इसमें लिखा है कि कॉन्सेप्ट, अगर आप देखोगे ना, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस, और आप लोग ना एनसीईआरटी के सिवा कुछ मत पढ़ना, कुछ भी कोई भी कहे एनसीईआरटी सीबीएसई के ना पोर्टल पे जाओगे आप, बहुत सारे इनके पोर्टल पे प्रोग्राम चलते रहते हैं, आप उन पोर्टल्स पे आके ना क्वेश्चन अटेम्प्ट देखो, एंड ऑफ द डे सीबीएसई को क्वेश्चन बनाना है। ये जो एग्ज़ाम है सीबीएसई लेने वाला है। केवीएस तो बॉडी है, एग्ज़ाम सीबीएसई लेता है। इंडिया में एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, पेपर थोड़ी एनटीए बनाता है, पेपर सीबीएसई बनाता है आज भी, ठीक है। तो सीबीएसई में जो पेपर बनाते हैं वो सीबीएसई के लोग बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे देर, यहाँ पे लोग हैं, और वो लोग के क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई पे की वेबसाइट पे आप जाओगे ना, मैं रेगुलर विजिट करता हूँ, तो एग्जाम्पलर क्वेश्चन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं ना ये सब डेटा हैंडलिंग, ये सब कर आप लोग ना ये भी पढ़ के जाना कि डेटा हैंडलिंग में, जैसे मान के चलो डेटा हैंडलिंग है, इसके अंदर पाई चार्ट, पाई चार्ट होता क्या है, ये भी इसकी डेफिनेशन भी पढ़ के जाना कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जैसे लाइन है, मान के चलो, तो पता चलना होना चाहिए कि आपको लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, या फिर रे क्या होता है, एरो क्या होता है। ये भी चीज़ आपको डेफिनेशन भी पढ़ के जाना, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ये सारी चीज़ें। जैसे मान के चलो ये क्यूब एक बनाऊँ मैं, ठीक है, ये क्या बन गया, अगर एक क्यूब बनाऊँ मैं ऐसे, क्यूबॉइड लग रहा है, चलो क्यूबॉइड ही मान लेते हैं, क्यूबॉइड मान, इसमें भाई इसको आपको पता होना चाहिए कि ये एक राइट प्रिज्म है कि नहीं, ठीक है, राइट प्रिज्म है तो है क्यों। जैसे लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेस पेरीमीटर गुणे हाइट, यही क्यों होता है भाई, है ना। तो आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, LSA+2 बेस एरिया होता है, ये क्यों होता है भाई, ये सब आप चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं ईवीएस पे। ये 1 to 5 की ईवीएस तो है, लेकिन इसमें यहाँ लिखा है ना कॉन्सेप्ट ऊपर तक, तो ऊपर तक ही पढ़ के जाना एकदम। मैं अगर आपको थोड़ा सा ना, इसको 1 मिनट मैं ना एक कॉपी करता हूँ, कॉपी हो नहीं रही, इसको कॉपी कर लेते हैं।
मैंने ना ये ईवीएस का पढ़ा था, ठीक है। ये जो मैंने पूरी ईवीएस की कल बुक पढ़ी थी, मैंने कल पूरी ईवीएस वाली ये बुक पढ़ी थी। लगता है ठीक से कॉपी हुआ नहीं इसको। इससे तो मेरे को याद ही है ये, लेकिन फिर भी इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो फैमिली एंड फ्रेंड्स वाली कहानियाँ है ना, देखो फैमिली, मैं ईवीएस का बता देता हूँ। ईवीएस इज़ अ मिक्स ऑफ एसएसटी एंड साइंस। 3 to 5 में ना यही होता है। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2000 के हिसाब से ये, ठीक है। ईवीएस वगैरह, इसके पहले साइंस पढ़ाया जाता था, साइंस अलग पढ़ाया जाता था और ये सोशल स्टडीज़ अलग पढ़ाया जाता 3 to 5 में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्लास 1 से लेकर 2 तक में सिर्फ इंग्लिश, या मतलब या फिर हिंदी, या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज होती है, प्लस मैथ होता है। इसी को बेसिक न्यूमरेसी और बेसिक लिटरेसी कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जिसको अगर कुछ नहीं मिल रहा है, एनआईओएस की वेबसाइट पे जाना, वहाँ से ना आप एलिमेंट्री वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एलिमेंट्री एजुकेशन में जाओगे ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर वाला आ जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर का मॉड्यूल है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे फैमिली हो गया, अब ना इसी में ना, जैसे फैमिली में ना ये 6 थीम्स है: फैमिली, फूड, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, वाटर। कम से कम मैं बता रहा हूँ, जैसे फैमिली में ना, फैमिली में जैसे कि मान के चलो, इसमें काफ़ी सारे कॉम्पिटेंसीज होती हैं। जैसे कि जेंडर हो गया, इसमें कुछ मिस तो नहीं किया। फूड में इसमें जेंडर हो गया, कास्ट हो गया, कम्युनिटी हो गया, वर्क हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ये 6 to 8 ना आप पढ़ के जाना, कुछ भी हो जाए। 6 to 8 की सिविक्स की बुक आप पढ़ के जाओ, कुछ भी हो जाए। फूड में भी आप पढ़ के जाओगे, इसमें वाइटामिन की कहानी है। शेल्टर में भी आप पढ़ के जाओगे इसमें ना, जैसे कि और 1 to 5 वाली, ये जो 3 to 5 की ईवीएस है, इसका तो नोट्स आपको कहीं कहीं मिल जाए। 3 to 5 की ईवीएस के वो भी पढ़ के जाना। सीटेट वाले नोट्स बहुत जगह मिल जाते हैं, ऐसे ही कहीं भी फ्री में ऑनलाइन मिल जाएंगे। ट्रैवल हो गया, ट्रैवल में जैसे वाटर हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, वाटर बॉडीज़ हो गई, सारी चीज़ें ना पढ़ के जानी। 6 to 8 की एनसीईआरटी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना ही है। साइंस की, साइंस की फिजिक्स मत पढ़ना। देखो साइंस में पढ़ना क्या है, साइंस में आप केमिस्ट्री मत पढ़ना मेरे हिसाब से। सब पढ़ लो आप, छोड़ो, साइंस में सब पढ़ लो, और हिस्ट्री, हिस्ट्री में सब पढ़ लो, सोशल साइंस में सब पढ़ लो, ठीक है। मतलब देखो थीम में ना कैसे, जैसे शेल्टर हो गया, मैं आपको बताता हूँ कि 6th क्लास में ये शेल्टर की थीम कहाँ आएगी। क्लास 6 की जो बुक है ना हिस्ट्री की, मैं आपको हिस्ट्री से चालू करता हूँ। हिस्ट्री की बुक है, इसमें वो ना इसके बारे में, एंशंट एंशंट इंडिया में, एंशंट इंडिया के बारे में हो, ठीक है। इसमें आपकी पहले केव्स की कहानी है। देखो हो गया शेल्टर से रिलेटेड, पूछ देगा कौन सी केव कहाँ पे, भीमबेटका कहाँ पे, कुरनूल केव्स कहाँ है, भीमबेटका कहाँ है, ठीक है। थोड़ा यूपीएससी लेवल का है क्वेश्चन, लेकिन मेरे हिसाब से पूछ सकते हैं। लिथिक एजेस के बारे में पूछ सकता है। भाई आपको पता होना चाहिए ना, वही देखो, टीचर को फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, उसको फ्यूचर का पता होना चाहिए, फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर में उन्हें ये पढ़ाया जाएगा, तो वो ना बच्चे को अक्वेंट करके रखेंगे, ठीक है। फूड में ऐसे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। फूड में विटामिन की कहानी बन सकती है, डिजीजेज बन सकते हैं, हाइजीन की कहानी है इसके अंदर ही, ठीक है, जनरल हाइजीन। शेल्टर हो गया, ट्रैवल हो गया, ट्रैवल में तो बहुत सारी चीज़ें, ट्रैवल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो मतलब बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है ये। थिंग्स वी मेक एंड डू में आपको डाइवर्सिटी के बारे में पता चलेगा। जब आप पढ़ोगे ना, आपको ये थीम समझ में आएगी। 3 to 5 की एनसीईआरटी एक एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। आप 3 दिन में एक एक बुक पढ़ सकते हो आप 3 to 5 की। कुछ खास है नहीं। मेरे हिसाब से आप तीनों ले आओ और तीनों को एक साथ पढ़ो, समझ रहे हो। जैसे कि आपने फैमिली वाला ये चैप्टर निकाला ना, ये फैमिली की थीम पहले क्लास 3rd में पढ़ो, फिर उसी को 4th में पढ़ो, फिर उसी को 5th में पढ़ो, तब जाकर के आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये कहानियाँ चल रही नहीं ना। मेरे हिसाब से आधा 6, 7, 8 उठाओ, 6, 7, 8 पढ़ो और इनके नोट्स पढ़ लेना कहीं से। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं बोल रहा था कि भाई मतलब मिल जाती हैं चीज़ें। जो इग्नू वाला मैंने कहानी बताई थी, मैं दिखा देता हूँ आपको इग्नू वाली कहानी। मैंने भी डाउनलोड किया ही हुआ है।
ये नहीं, इधर नहीं, ये ना कुछ और खुला हुआ है। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। ये ना यूज़ हो गया इग्नू। ये ये देखो, लर्निंग एंड पर्सपेक्टिव एंड अप्रोचेस। मैं आपको डायरेक्ट खोल के दिखाता जाता हूँ। एक एक टॉपिक आप याद रखना और इसको देखना, एक एक टॉपिक आपको मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, प्लानिंग टीचिंग लर्निंग, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग, टीचिंग मैनेजिंग क्लासरूम रिसोर्स, टीचर एज अ प्रोफेशनल, टीचर एज अ डाइवर्स रोल, इनोवेटर, एक्शन रिसर्च, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। ये ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, अप्रोचेस टू लर्निंग, लर्निंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, लर्निंग इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। हो गया ये एक ब्लॉक। ठीक है, आपको दूसरा दिखाता हूँ मैं, लर्निंग पर्सपेक्टिव। ये सब ना इग्नू बीएड करके लिखोगे तो आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ये देखो, लर्नर सोशल, ये देख लो पूरा का पूरा इसी का 4 ब्लॉक हैं। ये चारों के चारों ब्लॉक में ना ये पूरा वो पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक मैंने जो एक्स्ट्रा डाउनलोड किया था वो ये है, लर्निंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेसेस। ये वाला जो है ना, ये अलग है थोड़ा, इसमें लर्निंग इश्यूज कंसर्न्स, लर्निंग को रिलेटेड है ये, थोड़ा सा आप देख लेना। तो बाकी यही है, सिलेबस को थोड़ा लाइटली मत लो। अगर कोई भी कहता है, मेरे हिसाब से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को आइडिया ही नहीं है भाई ये है क्या। मैं जानता हूँ उन लोगों ने आज तक पढ़ाया नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ ना ये नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ साइकोलॉजी पढ़ाएंगे बैठ के, आपको 50 थ्योरी बता देंगे इसकी उसकी। भाई वो आता ही नहीं है यार। आप सीटेट का पेपर देखो ना, उसमें लिखा हुआ है वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, पियाजे और ब्रूनर, इसके आगे पूछेंगे नहीं, वो ना पूछते हैं। भाई ये थ्योरी किसने लिखी है? साइकोलॉजी का टेस्ट ही नहीं है, आपको एज ए टीचर का टेस्ट है। आप एज ए टीचर कितने कॉम्पिटेंट हो, इसका टेस्ट हो रहा है। और इसका टेस्ट मेरे हिसाब से, मेरे भाई बहुत लॉजिकल बात भी, ऐसे नहीं कि हवा में कोई बात कर रहा है, ये लॉजिकल है। ऐसे थोड़े कि आप मतलब कुछ भी पूछ दो। 50 थ्योरी है पर्सनैलिटी की, ये थ्योरी पर्सनैलिटी की, वो थ्योरी। अरे ठीक है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लेकिन ये नहीं ना। अब देखो इस पूरे सिलेबस में पर्सनैलिटी की कोई बात ही नहीं, बट आपको पढ़ना है, पर्सनैलिटी पढ़ के जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और पेडागोजीज पढ़ के जानिए, आप कुछ भी हो जाए, आपको थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें पढ़ के जानिए होती क्या है। चलो ठीक है, थैंक यू। और आप लोग को मैंने रिसोर्स दिखा दिया, इग्नू का बीएड वाला मटेरियल आप देखो, इसके सिवा ना कुछ मत देखो। इग्नू के बीएड के मटेरियल से कुछ मत देखो, मैं लिख के दे रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन पार नहीं आएगा इसके, एक भी सिंगल क्वेश्चन 60 के 60 में दिखा सकता हूँ। और मैं आज बोल रहा हूँ, ये कोई नहीं बता रहा यूट्यूब पे, ये यहीं से आएगा। और ये खुद भी जो पढ़ाएंगे भी ना कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपसे 8-8 10-10 हज़ार रुपये लेकर के, कम से कम 2,000 2,500 रुपये तो उससे कम कोई ले नहीं रहा है। ये सब यहीं से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। मैंने ना कोचिंग ले रखी है, मैंने बहुत सारी कोचिंग ली हुई है, तभी मैं बता रहा हूँ। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सब रियल रियल चीज़ें पढ़ाते ही नहीं है लोग। ये लोग खाली साइकोलॉजी पढ़ा के चल देते हैं। भाई साइकोलॉजी का पेपर थोड़ी हमारा हमारा पेडागोजी का पेपर है, एजुकेशनल, बस एजुकेशनल साइकोलॉजी पता होनी चाहिए हमें। इसके सिवा कुछ पता ही नहीं हो, एजुकेशनल साइकोलॉजी पता होनी चाहिए बस, कि एजुकेशन में ये साइकोलॉजी रखती है। बाकी जरूरी साइकोलॉजी हार्डकोर थोड़ी पढ़ने बैठे हैं। साइकोलॉजी अगर हार्डकोर आपको देखनी है, मैं दिखा देता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ ये सब पढ़ने में, आपको दिखाता हूँ। ये हार्डकोर साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ठीक है। ये सब तो वही कहानी है। अंडरस्टैंडिंग करिकुलम, ये भी आप देख सकते हो, करिकुलम वाला ही है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये हार्ड कोर साइकोलॉजी है ये एकदम। ये एम ए साइकोलॉजी से उठाया हुआ नहीं, एम ए साइकोलॉजी से, ठीक है। ये भी मैंने एम ए साइकोलॉजी से उठाया हुआ है। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, ये बी ए साइकोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। ये साइकोलॉजी के टॉपिक हैं, ये सब इमोशंस, अराउजल, स्ट्रेस, ये सब कोई बीएड का टॉपिक नहीं, ये सारे साइकोलॉजी के टॉपिक हैं। ये देख रहे हो आप, ये सारे के सारे साइकोलॉजी, ये नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं थोड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ, मैं हार्डकोर थोड़ा, देखो द लर्नर, ये वो सारी चीज़ें ये हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ो, ऑल द बेस्ट। चलो, थैंक यू।